नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का एनालिसिस। ठीक है, देखते हैं आज के न्यूज़ से क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, इजराइल हमास वे विल वर्क विद द ट्रम्प गाजा प्लान। अभी ट्रंप ने 20 पॉइंट्स प्रोग्राम दिए हैं जिससे गाजा और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको शांत कराया जा सके। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से 20 पॉइंट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको यूपीएससी मेंस में आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, 6 कुकीज़ो मिलिटेंट अरेस्टेड इन सेपरेट ओप्स। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। कुकीज़ो के बारे में बात करेंगे, जो अपना मणिपुर में जो क्राइसिस है उसके बारे में है मोस्टली। ठीक है, 6 विलेजेस यूपी बहराइच डिस्ट्रिक्ट क्राई उल्फ ओनली द फियर इज रियल। थोड़ा सा उल्फ के बारे में जान लें। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में एनिमल्स को लेके सवाल पूछा जाता है कि उस एनिमल का बिहेवियर कैसा होता है। जैसे लास्ट टाइम एलिफेंट के ऊपर पूछा गया था, टाइगर के ऊपर पूछा गया था, लायन के ऊपर पूछा गया था, तो ये सब देखेंगे। ओके, नेक्स्ट, यूपीएससी टू सुप्रीम कोर्ट विल गिव प्रोविजनल आंसर की आफ्टर प्रीलिम एग्जाम। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस क्या करें मैं पहले बता देता हूँ। पहले क्या होता था, आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आप लोग को जो विजन आईएएस है, दृष्टि आईएएस, इनका जो नोट्स रहता था उससे आपका आंसर की मिलाना पड़ता था। अब यूपीएससी पहले ही 10 दिन में आंसर की जारी कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, कप सिरप के बारे में बात करेंगे। अभी मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कफ सिरप पीने की वजह से बहुत से बच्चों की किडनी फेलियर से मौत हो चुकी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, डिमेंशिया के बारे में बात करेंगे कि डिमेंशिया होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, एफ्टा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंडिया एफ्टा डील स्ट्रेंथन। ठीक है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट, ट्रम्प का जो $1 लाख फी है फॉर H1B वीज़ा वर्कर। H1B वीज़ा के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत से आर्टिकल्स में बात कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नॉलेज नगेट्स में देखेंगे जनरेशन ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। कैसे आपके पास जो फ़ोन है, अभी हो सकता है 4G फ़ोन हो या 5G फ़ोन हो, कैसे इवोल्यूशन हुआ 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G, आगे क्या क्या आने वाला है ये भी डिस्कस करेंगे नॉलेज नगेट्स में। ओके, मैसिव रैली हेल्ड इन असम तिनसुकिया ओवर डिमांड फॉर मोटो कम्युनिटी। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अ डिकेड अमंग स्टार्स, इंडिया फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट का 10 साल पूरे हो गए। ठीक है, 10 साल पूरे हो गए, उसकी खुशी में थोड़ा इसके ऊपर आर्टिकल दिए हुए हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कि एस्ट्रोसैट का कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया के स्पेस ऑब्जर्वेटरी में, स्पेस इवोल्यूशन में क्या कंट्रीब्यूशन है वो चेक करेंगे। ओके, फर्स्ट देखते हैं, इजराइल हमास सेज दे विल वर्क विद ट्रम्प गाजा प्लान बट गैप्स रिमेन। यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए ये ट्रम्प का 20 प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मानने लायक है। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी भी है। कंट्रोवर्सी क्या है, ये ट्रम्प बार बार बोल रहे हैं मैंने 7 के 7 युद्ध रुकवा दिए, गाजा इजराइल रुकवा दिए, आर्मेनिया अजरबैजान रुकवा दिए, इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर है जो अभी पहलगाम की वजह से हुआ था वो रुकवा दिए, तो मुझे नोबेल पीस प्राइज़ दो। ठीक है, तो इस सब का मान चल रहा है। अभी ट्रम्प अपनी बढ़ाई करेगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ ना होते हुए हम इसको देखते हैं। पीएम वेलकम लीडरशिप, ट्रम्प कॉल से डिसिसिव प्रोग्रेस। ठीक है, अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि ठीक है, जो प्रेसिडेंट का जो 20 पॉइंट्स प्रोग्राम है ये अच्छे हैं, ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इजराइल एंड हमास सिग्नल्ड रेडीनेस टू मूव टुवर्ड्स द पार्ट्स ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प 20 पॉइंट प्रोग्राम। इससे 20 पॉइंट प्रोग्राम से क्या होगा, इजराइल जो है वो जितने भी हॉस्टेजेस जो गाजा वालों को कैद करके रखा वो छोड़ देंगे। गाजा में जो हमास के लोग हैं जिन्होंने इजरायली लोगों को जो पकड़े हुए बंदी बनाया, हॉस्टेज किए हुए, उनको छोड़ देंगे। ये हुआ फर्स्ट प्रोग्राम। गाजा विल, ये थर्ड प्रोग्राम हुआ। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम गाजा विल टेरर फ्री। गाजा जो एरिया है गाजा वाला, ये टेरर फ्री होगा। यहाँ पे कोई भी टेररिज्म वाली एक्टिविटी नहीं होगी। ये अगर गाजा प्रॉमिस करता है, हमास प्रॉमिस करता है, तो ही युद्ध रुकेगा। ये क्या हुआ, ये फर्स्ट प्रोग्राम हुआ।
सेकेंड, गाजा विल रीड बेनिफिट फॉर पीपल ऑफ गाजा। गाजा ऐसे ऐसे काम करेगा जो कि गाजा में जो पीपल है उनके डेवलपमेंट के लिए काम होगा। ठीक है, ये होगा 20 पॉइंट। डेवलपमेंट के ऊपर बात करेगा, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट। और यहाँ पे एंटी टेररिज्म, एंटी टेररिज्म, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड प्रोग्राम। थर्ड, इजरायली फोर्स विल विड्रॉ फ्रॉम द एग्रीड अपॉन, मतलब इजराइल का जो फोर्सेस है यहाँ पे जो है ना, इजराइल को फोर्सेस, यहाँ से इजराइल अपने फोर्सेस विड्रॉ कर लेगा। ये देखिए, ये है एरेस क्रॉसिंग, ये है एरेस क्रॉसिंग, ये है रफा बॉर्डर, ये है रफा क्रॉसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इजराइल के फोर्सेस डिप्लॉयड है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में बोला है कि फोर्सेस को विड्रॉ करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट में विड्रॉवल ऑफ फोर्सेस, विड्रॉवल ऑफ फोर्सेस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में विद 72 आवर्स इजराइल पब्लिकली एक्सेप्टिंग दिस एग्रीमेंट, इजराइल पब्लिकली बोलेगा हाँ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं 72 आवर्स में। तो आगे वाले पॉइंट्स कुछ ऐसे ही हैं। ठीक है, मेन पॉइंट्स ये कि एंटी टेररिज्म वाले होंगे, डेवलपमेंट वाले काम होगा, विड्रॉवल ऑफ फोर्सेस होंगे, ये मेन हो सकते हैं किसी भी युद्ध को रोकने के लिए। बफर जोन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है पूरा इजराइल वाला मैप। ठीक है, यहाँ पे ये गाजा है, ये पैलेस्टीन वाला है। ठीक है, पैलेस्टीन का मैप है ये। ठीक है, तो यहीं पे मेजोरिटी ऑफ इजरायली है, उनको कैद करके रखा गया। तो 20 पॉइंट्स प्रोग्राम में यही बताएगी। अब बाकी ये सब देखिए, इन द इवेंट ऑफ हमास डिले रिजेक्ट दिस प्रपोजल द अबव इंक्लूडिंग स्केल्ड अप। यहाँ ये बोल रहा है कि अगर हमास ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, ये कौन बोल रहा है, ये ट्रंप बोल रहा है कि अगर हमास ने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो इजराइल कानूनन, यहाँ पे लिखा हुआ इजराइल स्केल एआई ऑपरेशन विल प्रोसेस इन द टेरर फ्री एरियाज हैंडेड ओवर फ्रॉम द आईडीएफ टू आईएसएफ। मतलब ट्रंप बोल रहा है कि फिर इजराइल को कोई नहीं रोकेगा, इजराइल को कोई नहीं रोकेगा और उसको बोलेगा तुमको जो करना है। अगर गाजा ने एक्सेप्ट नहीं किया तो मतलब एक तरह से धमकी भी है कि नहीं। तो इस तरह से ट्रंप चाहता है कि उससे नोबेल प्राइज मिले। ठीक है, इस तरह ट्रंप चाहता है कि उससे नोबेल प्राइज मिले। ये है ट्रंप 20 पॉइंट प्लान फॉर गाजा सीज फायर, गाजा सीज़फायर की बात किया जा रहा है। और यहाँ पे बाकी जो पॉइंट्स है ना, बस वही मतलब नॉर्मलाइज सिचुएशन नॉर्मलाइज करने की बातें की जा रही है। मेन पॉइंट्स ये है कि एंटी टेररिज्म एक्टिविटी होना चाहिए वहाँ पे, मतलब टेररिज्म की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ओके, ये है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, 6 विलेजेस यूपी बहराइच डिस्ट्रिक्ट क्राई वुल्फ। अब देखिए इसमें क्या है वो हम नहीं देखेंगे। लास्ट टाइम भी आपने सुना होगा कि यूपी में 7 वुल्फ थे। ठीक है, और ये जगह जगह पे जाके लोगों का खून कर रहे थे। ठीक है, जगह जगह पे जाके पीपल पे अटैक कर रहे थे, लोगों पे अटैक कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ रहा है कि देखिए रेसिडेंट ऑफ बहराइच डिस्ट्रिक्ट, यूपी में बहराइच डिस्ट्रिक्ट में रेसिडेंट उल्फ से बचने के लिए छत पे बनाए हुए घर है, क्योंकि घर पे भी अटैक कर रहे हैं। तो अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल ना जाते हुए हम बात करेंगे उल्फ के बारे में, उल्फ के नेचर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये साइबेरियन उल्फ है, साइबेरियन उल्फ, जो कि मोस्टली रशिया में पाया जाता है। साइबेरिया वाला रीजन है ना, साइबेरिया यहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये मोस्टली बर्फ में पाया जाता है, साइबेरियन उल्फ। ये सब साइबेरियन उल्फ है। तो ये क्या है, IUCN के लीस्ट कंसर्न में है, IUCN के लीस्ट कंसर्न में है। IUCN मैंने आपको पहले बता दिया, IUCN एक इंडिकेटर है। IUCN का जो स्टेटस है एक इंडिकेटर है कि कोई भी एनिमल क्या वो प्रोटेक्टेड में है या फिर उसकी जो पॉपुलेशन है वो विलुप्त होने वाली है। फॉर एग्जांपल ये IUCN है, IUCN में क्या आता है, लीस्ट कंसर्न आता है। सेकंड आता है इसमें नियर थ्रेटेंड। ठीक है, इसके ऊपर आता है डेटा डेफिशिएंट, मतलब कुछ ऐसे जानवर जिनका डेटा नहीं है। ठीक है, लेकिन उनकी अच्छी खासी आबादी है, तो डेटा डेफिशिएंट आता है, डेटा मतलब इनसफिशिएंट डाटा। ठीक है, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल। ओके, उसके बाद एंडेंजर, क्रिटिकल एंडेंजर। ठीक है, क्रिटिकल एंडेंजर। लास्ट आता है एक्सटिंक्ट,
एक्सटिंक्ट मतलब ये जानवर जो है ये फिजिकली प्रेजेंट है ही नहीं दुनिया में। फॉर एग्जांपल एक्सटिंक्ट में क्या आता है, आपने डोडो के बारे में सुना होगा, डोडो के बारे में सुना होगा, डोडो बर्ड। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये वाला बर्ड एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है, ये वाला बर्ड एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये देखिए, ये पहले पाया जाता था, ये वाला बर्ड एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो वो किस में आता है, एक्सटिंक्ट में आता है। अब क्रिटिकल एंडेंजर्ड में क्या आता है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड में अपना आता है इंडियन चीता या फिर एशियन चीता है, ठीक है, एशियन चीता। ये नहीं, ये अफ्रीकन चीता है। आप अफ्रीकन चीता और एशियन चीता का पता कैसे लगा सकते हैं पता है, इसका जो आँख वाले के पास है ना, ये डार्क ज़्यादा रहता है, तो ठीक है, ये जो ज़्यादा डार्क है मतलब ये अफ्रीकन चीता है। तो यहाँ पे इंडियन चीता ना लिखते हुए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एशियन चीता, एशियन चीता। नहीं आया, इसका बहुत कम डार्क आपको मिलेगा। ये रहा, ये है एशियन चीता, ये है अफ्रीकन चीता। आपको दिख रहा है डिफरेंस क्या है। ये वाला क्रिटिकल एंडेंजर्ड में है, जो मैंने आपको लिस्ट बताया, ये वाला क्या है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड में है, ठीक है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड। क्यों, इनका आबादी बहुत कम है, इनका आबादी बहुत कम है। किसका, और सिर्फ ईरान में 110 के आसपास है। कौन, एशियन चीता, और ये है अफ्रीकन चीता। ये वल्नरेबल में आता है, ये किस में आता है, ये वल्नरेबल में आता है, वल्नरेबल, ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड। तो इस तरह से IUCN का स्टेटस डिसाइड होता है, ठीक है। अब अपने इंडिया में आपने चीता का प्रोग्राम सुना होगा कि हम नामीबिया से चीता मंगा रहे हैं, ठीक है, नामीबिया से मंगा रहे हैं, साउथ अफ्रीका से मंगा रहे हैं, बोट्सवाना से मंगा रहे हैं। कहाँ पे मंगा रहे हैं, कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क। तो ये है IUCN स्टेटस, ये है IUCN स्टेटस। एंडेंजर्ड में अपना क्या आ जाता है, एंडेंजर्ड में अपना टाइगर आ जाता है, टाइगर आ जाता है, लायन आ जाता है। मतलब इनकी अच्छी खासी आबादी है, इनकी अच्छी खासी आबादी, लेकिन फिर भी घटने के कगार पे है। इसीलिए हमने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी लॉन्च किया है, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर ये कब लॉन्च हुआ था, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। इसके पीछे एक कहानी है प्रोजेक्ट टाइगर का। एक बार राजस्थान के कोई राजा थे, उन्होंने 1972 में इंदिरा गांधी जी को, उस समय वो प्रधानमंत्री थी, उनको टाइगर का खाल गिफ्ट किया था और लिखा था ये टाइगर मैंने खुद शिकार किया है। तो इंदिरा गांधी जी का मैं इसलिए नाम लेता हूँ, ठीक है, कि उन्होंने उस समय प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था ताकि टाइगर्स को बचाया जा सके, सेव टाइगर्स, ठीक है। उस समय टाइगर की प्रजाति पूरी घटती नजर आ रही थी। अभी टाइगर का पॉपुलेशन इंडिया में समथिंग अराउंड 3600 है, 3600, ठीक है, फिर भी ये कम है। लेकिन पूरे वर्ल्ड का 70% है, पूरे वर्ल्ड का 70% पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंडिया में है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ये किस में आता है, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, क्या, टाइगर। लायन आपको इंडिया में, लायन भी 2-3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, लायन भी 2-3 प्रकार, एशियन लायन, ओके, और अफ्रीकन लायन। एशियन लायन में मोस्टली आपको गिर में पाए जाएंगे। गिर कहाँ पे है, गिर अपना गुजरात में है, गिर नेशनल पार्क, ठीक है, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। तो ये देखिए, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको सिर्फ लायन मिल जाएंगे, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये रहा, आपको सिर्फ टाइगर दिखेंगे। ये देखिए, ये है टाइगर, और ये किस में है, IUCN के एंडेंजर्ड में है। तो इस तरह से डिसाइड होता है, इस तरह से डिसाइड होता है IUCN का स्टेटस। तो ये देखिए, ये साइबेरियन है, ये लीस्ट कंसर्न, मतलब इसकी अच्छी खासी आबादी है। ये है रेड वुल्फ, ये है रेड वुल्फ, ठीक है, ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड में आता है। ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड मतलब इसकी आबादी बहुत कम है, इसकी आबादी बहुत कम है। नेक्स्ट आता है अपना यूथोपियन वुल्फ, इसका एंडेंजर्ड में आता है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। मतलब देख रहे हैं, वुल्फ की बहुत सी प्रजाति है। अब इसका ये माना जा रहा है कि ये किस लिए ये हानिकारक है, तो इसके काटने से रैबिस होता है,
ठीक है, रैबिस होता है। इथियोपिया में बहुत सी जानें अगर जाते हैं तो डॉग्स के बाद उल्फ का सेकंड नंबर पे आता है कि उल्फ के काटने से रैबिस होता है, और क्योंकि उल्फ और डॉग तो एक ही प्रजाति के हैं ना। अब देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग, ये बताता है, नेचर बताता है। अभी आपको अगर उल्फ का नेचर बता दे तो उल्फ मेजरली आपको पाएंगे जो साइबेरियन उल्फ रहते हैं ना, वो ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। और ये वाला है, मतलब आपको यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइबेरियन उल्फ रिमेन्स लोनली, तो आंसर गलत। साइबेरियन उल्फ ग्रुप में रहते हैं, साइबेरियन उल्फ ग्रुप में रहते हैं। ये किस में रहते हैं? ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। इथियोपियन उल्फ ऑलवेज बी इन ग्रुप, तो गो रॉन्ग है। ये एलूफनेस को मेंटेन करते हैं, एलूफनेस मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं, ठीक है। टाइगर का क्या होता है? टाइगर का एक प्राइड होता है, ठीक है, उसका पूरा ग्रुप रहता है। सॉरी नॉट टाइगर, लायन का। टाइगर मोस्टली आपने देखो कि अकेले रहते हैं। टाइगर सिर्फ जब ब्रीडिंग का टाइम होता है, जब नर और मादा का मिलन होता है, सिर्फ उसी समय टाइगर और टाइग्रेस साथ में रहते हैं। बाकी टाइगर को आप कभी साथ में नहीं देखोगे, टाइगर हमेशा अकेले रहता है, ओके। ये टाइगर। अब ये ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल, देखा, ऐसे उसका नेचर पूछा जाता है, तो फीमेल होती है ऑफ कोर्स। आप पूरे भी अगर एलिफेंट का ग्रुप देखोगे, उसमें जो लीडर होती है वो मादा होती है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ, ऑफ कोर्स 22 मंथ ही होता है, ठीक है। एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो टू काल्विंग टिल एज 40 ईयर्स ओनली, यहाँ पे ओनली दे दिया ना, तो 40 ईयर्स नहीं, ये 45 to 50 ईयर्स भी जाता है, तो ये गलत है। अमंग द स्टेट ऑफ इंडिया हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला, रॉन्ग, नॉट इन केरला बट इन कर्नाटका। हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट अगर आप देखोगे, हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन, ये देखिए कर्नाटका सबसे ज़्यादा, केरला में तीसरे नंबर पे है एलिफेंट। अभी इसमें आपको एलिफेंट कॉरिडोर, एलिफेंट रिजर्व, इंडिया में टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व है, 33 एलिफेंट रिजर्व है, 9 माइक साइट्स है, ठीक है, जहाँ पे एलिफेंट्स के माइग्रेशन के लिए कॉरिडोर बनाया जाता है, टोटल 9 है, ठीक है। अब इसका जो पूरा डिटेल है, मतलब अगर कभी एलिफेंट का टॉपिक आए, जैसे एलिफेंट अगर न्यूज़ में रहा तो उस समय मैं एलिफेंट का पूरा जानकारी दे दूंगा कि एलिफेंट का क्या होता है, माइक साइट्स कितने हैं इंडिया में कितने ये एलिफेंट रिजर्व है, ओके। तो नेक्स्ट ये वाला देखिए, मैंने बोला ना हैबिट के ऊपर पूछता है, किसी भी एनिमल्स का हैबिट के ऊपर, कि उस एनिमल का हैबिट कैसा है, नेचर कैसा है, वे ऑफ लिविंग कैसा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है लायंस डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। लायन डू नॉट हैव मतलब लायन कभी भी ब्रीड करते हैं, ऑफ कोर्स लायन कभी भी ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। ब्रीडिंग मतलब कभी भी नर मादा का मिलन कभी भी हो सकता है उनका, ऐसा नहीं कि सिर्फ ठंडी में करेंगे या फिर गर्मी में, नर मादा का मिलन कभी भी होता है, तो ये राइट है। अनलाइक मोस्ट ऑफ द बिग कैट्स चीता डू नॉट रोर, आपने चीता को भी दहाड़ते हुए नहीं सुना होगा, चीता कभी दहाड़ती नहीं है, चीता का जो साउंड है ना म्याओ ऐसा है, या फिर क्याओ क्याओ ऐसा इसका साउंड है, किसका? चीता का, ओके। अनलाइक मेल लायंस मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग, ये क्या है? मेल लेपर्ड, ऑफ कोर्स मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। सेंट मार्किंग मतलब वहाँ पे यूरिनेट करके, मतलब किसी भी पेड़ पे यूरिनेट करके, तो मेल लेपर्ड नहीं करते। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा? अनलाइक मेल लायंस, मेल लायंस भी नहीं करते, मेल टाइगर्स करते हैं। मेल टाइगर्स को आपने अगर उसका नेचर देखा होगा तो अपना टेरिटरी जो है ना, जैसे यहाँ पे इतना भर में एक टाइगर घूम रहा है, अपना बंगाल टाइगर, तो यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे हर जगह पे यूरिनेट कर देगा, मतलब स्मेल छोड़ देगा अपना, ताकि वो बताएगा ये मेरा टेरिटरी है, यहाँ पे आना मत। कौन? टाइगर, लायन नहीं, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहीं पे हम उल्फ के बारे में देखते हैं कि उल्फ का नेचर क्या होता है। उल्फ देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि ये वाला जो है ये ग्रुप में रहना पसंद करता है, इसका एक लीडर होता है, इनका एक लीडर होता है, दे हैव अ लीडर, गैंग लीडर, ठीक है, लीडर उल्फ में लीडर होता है। साइबेरियन उल्फ में
इसमें नहीं होता है। रेड वुल्फ अकेला रहना पसंद करता है, इथोपियन वुल्फ अकेला रहना पसंद करता है। ओके, तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कफ सिरप के बारे में बात करते हैं। अभी देखिए रिसेंटली जो एमपी का छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, एमपी का छिंदवाड़ा, मैं आपको एमपी का मैप भी दिखा देता हूँ। ओके, एमपी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, इसे मैपिंग का भी काम अच्छा होता रहेगा। ये क्लियर नहीं है, ये क्लियर है, ये दिख रहा है, ये है छिंदवाड़ा, ये है सिवनी, छिंदवाड़ा सिवनी। तो इस डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, छिंदवाड़ा वाले डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे 9 बच्चों की डेथ हो गई है। ठीक है, लास्ट 30 दिन में। किस वजह से? किडनी फेलियर की वजह से। आप देख रहे हो बच्चों का किडनी फेल, यार उन्होंने ऐसा क्या कंज्यूम कर लिया होगा बचपन से जिनका किडनी फेलियर हो रहा है। किडनी फेलियर की वजह से बच्चों का डेथ हो रहा है, किडनी फेलियर। अब इनका किडनी फेल क्यों हो रहा है? एक कफ सिरप है, कफ सिरप है जिसको सरेसना है शायद से, सरेसन फार्मास्यूटिकल ने बनाया था। किसने बनाया था? सरेसन फार्मा बोलते हैं इसको, इसने बनाया। इसमें एक होता है केमिकल होता है डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल। डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, ये इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला केमिकल है। इसका ज़्यादा यूज़ कर लिया, किस लिए? सिरप बनाने के लिए। अब ये मतलब एज पर द लॉ, अगर ये ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाए तो ये किडनी पे असर करती है। ये डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल किडनी पे असर करती है, तो वही वाला असर हुआ है। यहाँ पे 9 बच्चों का डेथ हो गया। अभी इसके ऊपर जांच पड़ताल चल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर अभी जांच पड़ताल चल रहा है कि आगे क्या होगा। कि एसडीएम यादव एक्सप्लेन दैट द परिसिया डेवलपमेंट ब्लॉक हैज़ पॉपुलेशन नियर, ये वहाँ का अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिया है कि कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा असर हुआ, दवाई कहाँ पे ज़्यादा फैला हुआ है, कहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सब चीज़ के बारे में बताया गया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है क्या, डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल इज द मेन थिंग। ठीक है, ये क्योंकि देखिए जो कोई केमिकल होता है उसकी वजह से अगर कोई डैमेज होता है तो यूपीएससी में पूछने का चांसेस है, तो डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब एक और अगर केमिकल बोलेंगे, ठीक है, केमिकल बोलेंगे जिससे क्या बोलते हैं उसको, ईगल जटायु, नॉट ईगल बट वल्चर्स का डेथ कैसे होता है, कौन से केमिकल से होता है? तो डाइक्लोफेनाक से होता है। किससे होता है? डाइक्लोफेनाक से मौत होती है वल्चर्स का। डाइक्लोफेनाक कहाँ यूज़ किया जाता है? ये जो काव होते हैं ना, काव, उनको दिया जाता है, गायों को ठीक करने के लिए दिया जाता है। अगर उन्हें कोई बीमारी है या उन्हें मोटा ये ताज़ा ये सब करना है, ये सब तो डाइक्लोफेनाक काव को ब्रीडिंग में दिया जाता है, तो काव को दिया जाता है। ये यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, यूपीएससी ने डाइक्लोफेनाक के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक है, तो डाइक्लोफेनाक ये भी एक केमिकल है, डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल भी केमिकल है, तो इसके ऊपर चांसेस है क्वेश्चन पूछने का। ओके, नेक्स्ट हम बात करें डिमेंशिया के बारे में। डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया होता है एक तरह से बीमारी नहीं होता, डिमेंशिया एक तरह का बीमारी नहीं होता, बट सीरीज ऑफ बीमारी होता है। डिमेंशिया सीरीज ऑफ बीमारी होता है, मतलब पहले आपका भूलना शुरू होगा, अल्जाइमर होगा, वस्कुलर डिमेंशिया होगा, लेव बॉडी डिमेंशिया हो गया, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया हो गया, अदर इंक्लूडिंग हंटिंगटन डिसीज हो गया। ठीक है, हंटिंगटन डिसीज हो गया, मिक्स डिमेंशिया हो गया। डिमेंशिया मोस्टली क्या होता है? डिमेंशिया में पब्लिक जो होती है वो भूलना शुरू करती है। इनका जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो डैमेज होता है। अगर मैं आपको ब्रेन सेल्स बताऊं तो ब्रेन सेल्स इनका डैमेज होता है धीरे धीरे। ठीक है, और ये किसी एज स्पेसिफिक नहीं है, ये कोई एज स्पेसिफिक नहीं है।
ये कभी भी हो सकता है। ये है ब्रेन सेल्स, ठीक है, ये सब ब्रेन सेल्स है। तो ये सब डैमेज हो जाता है, न्यूक्लियस हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो ये सब डैमेज हो जाने की वजह से इंसान की सोचने की क्षमता कम हो जाती है, इंसान की सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इसमें अल्जाइमर आता है। अल्जाइमर में क्या होता है, क्विक जो छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने चप्पल यहाँ पे खोल के मंदिर के अंदर गया, ओके, अब मंदिर से बाहर निकलते मैं चप्पल भूल जाऊँगा लेकिन घर चला जाऊँगा, ये हो गई छोटी बीमारी। मैं बस में बैठा हूँ, मुझे इस स्टॉप पे उतरना है लेकिन इस स्टॉप में भूल जाऊँगा और अगले स्टॉप पे उतरूँगा, ठीक है। एब्सेंट माइंड, एक तरह से एब्सेंट माइंड होता है अल्जाइमर में, ओके। ये सब जो सेल्स होता है, एक्सोन, माइलिन, ये सब सेल्स डिमेंशिया में डैमेज होने लगते हैं। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बूढ़े लोग को होता है, ये किसी भी एज में हो सकता है। तो वहीं डिमेंशिया का क्राइसिस बता रहे हैं कि डिमेंशिया का प्रॉब्लम क्या होता है। टू वुमेन देयर स्टोरीज, वुमेन का यहाँ पे स्टोरीज है कि वो डिमेंशिया से कैसे फेस कर रहे हैं, कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो डिमेंशिया में ये सिम्टम्स क्या है डिमेंशिया का, प्रॉब्लम्स विद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, गहरा सोच नहीं पाओगे, कॉग्निटिव स्किल जो होता है ना, कुछ भी सोचने की क्षमता वो कम हो जाती है, ओके। प्रॉब्लम्स विद द लैंग्वेज, अब भाषा मतलब आप कितने भाषाएं बोल सकते हो, 1 2 3 4, धीरे धीरे भाषाएं भूलते जाओगे आप, ठीक है। मेमोरी लॉस होती है, डिसओरिएंटेशन होता है, ओके। पुअर जजमेंट होता है, जजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते कोई भी चीज़, ओके। लॉस ऑफ इनिशिएटिव्स होता है, मिसप्लेसिंग थिंग्स होता है, कोई भी चीज़ कहीं भूल जाना। ये सब पार्ट्स है डिमेंशिया के, ठीक है, ये सब पार्ट्स है डिमेंशिया के। और अल्जाइमर भी उसी का पार्ट है, भूलने की बीमारी, ओके। तो ये यहाँ पे स्टोरीज लिखा हुआ है कि लोगों का स्टोरीज कैसा हुआ, बर्डन ऑफ डिमेंशिया, कि भूलने की बीमारी की वजह से कौन कौन से टास्क फुलफिल नहीं हो पाते, ओके। अब देखिए, ये वाला मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यूपीएससी ने बताया कि अब यूपीएससी प्रीलिम्स होने के 15 दिन बाद आंसर की लॉन्च कर देगा। पहले क्या करते थे, यूपीएससी का एग्ज़ाम, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम मैंने दिया, अब 1 साल बाद मुझे आंसर की मिलेगा, उसके बाद 15 दिन के बाद सिर्फ रिजल्ट आता था कि ये बंदा पास है, लेकिन आंसर की नहीं आता था, ठीक है। अब आंसर की भी पहले आएगा, 15 दिन के अंदर यूपीएससी का आंसर की आ जाएगा, ओके। ये है, बस यही बताया गया है, प्रिलिमिनरी टेस्ट यही बताया गया, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल वाला नहीं है, ठीक है। 6 कुकीज़ मिलिटेंट अरेस्टेड इन सेपरेट ऑप्स। अब देखिए यहाँ पे असम, देखिए असम राइफल की बात हो रही है, मणिपुर अक्टूबर अरेस्टेड स्टाइल कमांडर इन चीफ चिन कुकी मिज़ो। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल पढ़िए कि मिज़ो ग्रुप क्या है, ठीक है, और ये चिन कुकी क्या है, मीटीज क्या है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, कुकी मीटी का, कि इनका प्रॉब्लम कैसे चल रहा था मणिपुर में, इनका प्रॉब्लम कैसे चल रहा था मणिपुर में, ओके। ये देखिए, ये है मणिपुर का लैंड, ये देखिए ये है मणिपुर का लैंड, ओके। अब देखिए प्रॉब्लम स्टार्ट होता है यहाँ पे, ये वाला रीजन जो है ये वैली वाला रीजन है, ये क्या है, वैली वाला रीजन, मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन बसती है, ठीक है। और ये सब माउंटेनियस वाला रीजन है, ये सब जो रीजन है ये माउंटेनियस वाला रीजन है, यहाँ पे सिर्फ माउंटेन है, ठीक है। और यहाँ पे कौन रहते हैं, यहाँ पे मीटी लोग रहते हैं, मीटी एक एसटी कम्युनिटी है, मीटी एक एसटी कम्युनिटी है, ओके। अब देखिए मई 2023 को क्या हुआ था, मई 2023 को क्या हुआ था, उस समय जो मीटी लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे कौन रहते हैं, यहाँ पे मीटीज रहते हैं, यहाँ पे मीटीज रहते हैं, यहाँ पे कुकी रहते हैं, यहाँ पे कुकीज रहते हैं, माय मिस्टेक, यहाँ पे कुकी रहते हैं, कुकी जोमी, ये लोग एसटी स्टेटस को बिलोंग करते हैं। मीटीज एसटी को बिलोंग नहीं करते। मीटीज ने डिमांड किया था कि हमें भी एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए। मीटी कहाँ पे रहते हैं, मीटी वैली वाले रीजन में रहते हैं, ओके, और कुकी यहाँ पे रहते हैं। अब ये बोल रहे थे, मीटी बोल रहे थे कि हमें भी एसटी का स्टेटस दो, तो कुकी ने क्या बोला, नहीं, तुम्हें अगर एसटी का स्टेटस मिलेगा तो हम विद्रोह कर देंगे। क्यों,
तुम्हें अगर एसटी का स्टेटस मिला तो हमारे जंगल में, हमारे पहाड़ में आके तुम यहाँ पे ये जगह खरीदने लगोगे, यहाँ पे लैंड खरीदने लगोगे, हमारे एरिया में, हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में तुम एनक्रोच करोगे। इसीलिए अगर तुम्हें एसटी का स्टेटस मिला तो हम विद्रोह कर देंगे। तो इसी वजह से ये वाला जो मणिपुर का क्राइसिस है ये इसी रीज़न की वजह से हुआ था। मणिपुर क्राइसिस इसी रीज़न की वजह से। तो यहाँ पे ये वाला देखिए, इन द हिल्स विच कंप्राइज बल्क ऑफ मणिपुर जोग्राफिकल एरिया लिविंग 50 नागा ट्राइब्स, चिन, कुकी, मिजो, जोमी ग्रुप, चिन, कुकी, मिजो, जोमी ग्रुप, ये सब ट्राइबल ग्रुप्स है मेजरली। ईस्ट इम्फाल, कुकीज एंड नागा पॉइंट आउट ऑफ द ट्राइबल एरिया 90% स्टेट जोग्राफिकल एरिया, बट द बल्क ऑफ बजट डेवलपमेंट वर्क इज फोकस्ड ऑन मिट्टी डोमिनेटेड। अभी देखिए मिट्टी का क्या है, ये वाला वैली रीजन है, यहाँ पे रोड डेवलपमेंट, सिनेमा हॉल और क्या क्या बोलते हैं मेट्रो, मॉल, ये सब का डेवलपमेंट यहाँ हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। तो इसीलिए गवर्नमेंट का जो बजट रहता था ना, मेजरली 90% ऑफ द स्टेट जोग्राफिकल एरिया, बट फोकस डेवलपमेंट बल्क बजट मतलब मेजोरिटी, मतलब बोल सकते हैं ना 70% का जो बजट होता था ये मिट्टीज के लिए ही होता था। क्यों? मिट्टीज में डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। ये पूरा जंगल एरिया, जंगल और पहाड़ वाला रीजन था, जंगल और पहाड़ वाला रीजन था। तो इसीलिए उन्होंने विद्रोह किया कि एक तो तुम बजट का सबसे ज़्यादा पार्ट्स भी ले रहे हो और तुम्हें एसटी का स्टेटस भी चाहिए, हम विद्रोह कर देंगे। इसी वजह से कुकी और मिट्टी का प्रॉब्लम हुआ नेपाल में। ओके, अभी सितंबर 13 को, 13 सितंबर को, लास्ट मंथ 13 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी मणिपुर गए थे विजिट के लिए। ठीक है, तो ये है पूरा क्राइसिस। While tribals can buy land in the valley, Metis are prohibited from buying land in the hills, जैसा मैंने आपको बताया। ओके, नेक्स्ट अब देखिए साइक्लोन शक्ति, कोस्टल गुजरात ऑन अलर्ट। अभी रिसेंटली देखिए साइक्लोन के बारे में थोड़ा देखिए। साइक्लोन का यहाँ पे थोड़ा सा हम ये भी पढ़ेंगे, साइक्लोन के टाइप्स क्या होते हैं। यहाँ पे बेसिकली आप देख लीजिए साइक्लोन क्या होते हैं। साइक्लोन में आगे देखिए, पहले साइक्लोन का एक फंडा समझ लेते हैं कि साइक्लोन इरप्ट क्यों होता है, साइक्लोन के इरप्शन के पीछे कारण क्या होते हैं। मेजोरिटी ऑफ अगर आप साइक्लोन देखोगे तो अपना बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में आता है, यहाँ पे आता है। देखिए बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में आता है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं जिसको। ठीक है, मेजोरिटी आपको जो भी है, कौन सा मैप बेटर है, ठीक है ये वाला ले लेते हैं, ये बे ऑफ बंगाल है। यहीं पे मेजोरिटी ऑफ आपको साइक्लोन देखने मिल जाएंगे। ठीक है, दाना साइक्लोन हो गए, ठीक है, दाना साइक्लोन्स हो गए, फिंगाल हो गए, ये सब साइक्लोन्स यहाँ पे। साइक्लोन्स का क्राइटेरिया क्या होता है साइक्लोन के इरप्शन का, कि साइक्लोन इरप्ट कैसे होता है। अब देखिए साइक्लोन के इरप्शन के लिए फर्स्ट मेजोरिटी कंडीशन होता है कि उसका जो ओशन का टेम्परेचर हो वो 27 डिग्री से ऊपर हो, 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो, अपर, मोर देन, या फिर मोर देन लिख दो, मोर देन। ओके, फर्स्ट कंडीशन हुआ, कंडीशन या क्राइटेरिया लिख दो, कंडीशन। सेकेंड, यहाँ पे आईटी सीजन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आईटी सीजन ये क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब इसका कंडीशन पता है क्या होता है आईटी सीजन। आईटी सीजन देखिए फॉर एग्जांपल ये अपना पृथ्वी है। ओके, अब ये क्या है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये है अपना इक्वेटर। ओके, ये क्या है कैप्रिकॉर्न। ओके, ये कैंसर, इक्वेटर। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन ऐसे बनता है कि जब सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ती हो, ठीक है, लेट मी टेक द न्यू, यहाँ पे पड़ती है तो आईटी सीजन यहाँ पे होता है। क्यों? जब यहाँ पे पड़ेगा डायरेक्ट सनरेज तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। क्या होगा यहाँ पे, लो प्रेशर। तो थर्ड कंडीशन क्या हो गया यहाँ पे, लो प्रेशर। क्योंकि जब लो प्रेशर रहेगा तभी तो वहाँ पे गर्म होगा ना 27%। क्यों? वहाँ पे डायरेक्ट सनरेज पड़ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि आईटी सीजन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो
तो यहाँ पे आप इसका इमेज देख सकते हो कि ITCZ क्या होता है। ITCZ, ये देखिए, ये होता है प्योर ITCZ का कॉन्सेप्ट। ये देखिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है, लो प्रेशर है। लो प्रेशर मतलब यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी गर्म पानी आ रहे हैं, गर्म हवाएं आ रही है, गर्म पानी। मतलब अगर यहाँ पे है, ये वाला रीजन कहाँ पे है, मुझे अपना बे ऑफ बंगाल में, तो अगर ITCZ यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो यहाँ पे साइक्लोन इमरजेंस का ज़्यादा चांसेस होगा। तो क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया, ITCZ हो गया लो प्रेशर। और मेजोरिटी मतलब ये बोलते हैं ना कि ये वाला जो रीजन है थोड़ा सॉल्टी होना चाहिए, सॉल्टी, ज़्यादा भी नहीं, मिनिमम रेंज का सॉल्टनेस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बोला जाता है एयर प्रेशर अच्छा होना चाहिए। एयर प्रेशर और बे ऑफ बंगाल ये सारे कंडीशन मीट करता है। यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द रीजंस एंड कंडीशंस फॉर द इरप्शन ऑफ साइक्लोन्स, फॉर द ऑक्यूरेंस ऑफ साइक्लोन्स। ठीक है, तो ये सब कंडीशंस हैं जिसकी वजह से साइक्लोन्स होते हैं, बढ़ते हैं। अब साइक्लोन्स अगर ये है, अगर अपना बे ऑफ बंगाल है, अगर साइक्लोन्स यहाँ पे इरप्ट हुआ, साइक्लोन्स यहाँ पे इरप्ट हो, तो यहाँ पे कैसे जाता है। कुछ को आपने देखोगे साइक्लोन्स यहाँ पे इरप्ट होते हैं और अपने उड़ीसा की तरफ जानते हैं। आपने देखोगे उड़ीसा साइक्लोन से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड स्टेट है, इसीलिए उसने ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं कि साइक्लोन से बचा जा सकते। आप अगर देखोगे कि उड़ीसा या फिर अप्रोच भी लिख सकते हैं, साइक्लोन प्रोटेक्शन अप्रोच। अब देखिए ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डालना चाहिए मुझे, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देखिए वाइड स्प्रेड नेटवर्क ऑफ ओवर 80 मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर, साइक्लोन शेल्टर्स बनाए गए हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजिक लोकेटेड इवैक्यूएशन रोड, इवैक्यूएशन रोड्स बनाए गए हैं। ठीक है, स्ट्रेंथन एम्बैंकमेंट्स, एम्बैंकमेंट्स आपको पता है मतलब पत्थर वगैरह रख देना या फिर डैम की जैसा बना देना ताकि साइक्लोन के इफेक्ट को कम किया जा सके। रॉबस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम, उड़ीसा का अर्ली वार्निंग सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट है। ठीक है, मास मैसेजिंग टू प्रोवाइड लास्ट माइल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसीलिए ये है अपना साइक्लोन से प्रोटेक्शन का तरीका और ये साइक्लोन के इरप्शन का कंडीशन। यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे साइक्लोन कि नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स कैसे इरप्ट हुआ। ठीक है, साइक्लोन्स का नाम कैसे कैसे देने लगे। पहले स्टार्टिंग में 13 स्टेट ने बोला कि हम साइक्लोन्स का नाम देंगे। ठीक है, 1970s के अराउंड, वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ नाम था ना वो विमेंस के नेम पे जाता था, विमेंस के नेम पे जाता था। तो विमेंस ने विद्रोह कर दिया कि साइक्लोन मतलब विमेन का नाम कैसे, मैन का भी नाम दो, तो मैन का भी नाम दे दिया गया। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं, मतलब कुछ ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं जो अगर साइक्लोन अपने इंडिया या फिर इंडियन ओशन में हुआ तो जो कंट्रीज है साइक्लोन्स को नेम देंगे। कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, साइक्लोन नेमिंग कंट्रीज। यहाँ पे अपना इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, ओमान भी आता है, ओमान आता है, यूएई आता है, ये सब भी आते हैं, मलेशिया, मालदीव्स ये सब आते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सब आते हैं। कौन कौन आते हैं देखिए, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, जैसे मैंने आपको ओमान, मैंने आपको ओमान आता है, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, मैंने आपको ना यूएई आता है, यमन आता है। जितने भी इंडियन ओशन को बॉर्डर करते हैं ऊपर वाले कंट्रीज, वो लोग साइक्लोन्स को नेम देते हैं। अब ये देखिए ये अलग अलग जगह पे साइक्लोन्स हो गए। साइक्लोन को टाइफून बोला जाता है। टाइफून कहाँ बोला जाता है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन,
नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक कहाँ पे हो गया अपना, ये हो गया अपना पैसिफिक, ये हो गया टाइफून। कहाँ पे है ये, जापान वाले रीजन में टाइफून हो गया। अमेरिका में इसको हरिकेन्स बोलते हैं, अमेरिका में इसको हरिकेन्स बोलते हैं, ठीक है। ये साइड में पैसिफिक में भी देख रहे हो हरिकेन्स, हरिकेन्स, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, हरिकेन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन हम इंडिया में बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन हम कहाँ बोलते हैं, इंडिया में, साइक्लोन इंडिया में। और ये इसको ऑस्ट्रेलिया में विली विलीस बोलते हैं, विली विली इन ऑस्ट्रेलिया। टॉर्नेडो साउथ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। यहाँ पे अगर कोई ये है तो इसे क्या बोलते हैं, टॉर्नेडोस बोलते हैं, टॉर्नेडो। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जब मारते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल ये वही 20 पॉइंट्स ऑफ इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील स्ट्रेंथन रूल ऑफ लॉ एमिड ग्रोइंग ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी। आपको पता है अभी ग्लोबल में ये ट्रेड का अनसर्टेनिटी हो रहा है, WTO भी कुछ नहीं कर पा रहा है। WTO होता है ना जो टैरिफ वगैरह को कम करता है, रोकता है, अपने कौन से एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स जो सब्सिडीज होता है उससे रोकता है, ठीक है, ताकि ट्रेड डिस्टॉर्ट ना हो, ट्रेड डिस्टॉर्ट ना हो। पहले इसको क्या बोलते थे, पहले इसको गैट बोलते थे, जो WTO था पहले इसको गैट बोलते थे, ठीक है, गैट। अब WTO 1995 के अराउंड आए थे जब उरुग्वे राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस हुए थे। उरुग्वे कहाँ पे है, उरुग्वे आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिल जाएगा। ब्राज़ील के नीचे उरुग्वे एक कंट्री है, वहाँ पे नंबर्स ऑफ राउंड कॉन्फ्रेंसेस हुए। उसके बाद WTO का उद्घाटन हुआ 1992-93 में, 1995 में WTO एग्जिस्टेंस में आ गया था। अब WTO के बहुत से, मतलब अगर मैं जिस दिन WTO का पूरा सीरीज पढ़ाऊंगा ना, उसमें WTO में कौन कौन से बॉक्सेस हैं, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, रेड बॉक्स भी आता है, तो वो सब डिस्कस करेंगे। WTO में कौन कौन से एग्रीमेंट हुए हैं, जैसे दोहा एग्रीमेंट। WTO में क्या हुए हैं, दोहा एग्रीमेंट, ये सब डिस्कस करूंगा, ठीक है, दोहा एग्रीमेंट डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी अगर मैं पूरा WTO पढ़ाने चला जाऊँ तो 1 घंटा लग जाएगा। तो देखिए दोहा एग्रीमेंट हो गया, और WTO का फॉर्मेशन कैसा हुआ, ठीक है, WTO में कौन कौन से मीटिंग्स होते हैं, ये देखिए मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होते हैं, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होते हैं। अभी फिलहाल 15th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, ठीक है, 15th 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, अलग अलग ये नेशन में होते हैं मिनिस्ट्रियल। जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे ना तो WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मैंने खाली इतना लिख दिया, ये देखिए मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। 14th WTO Ministerial Conference will be held Yaoundé, कैमरून, याओंदे कैमरून, मार्च 26, 2026 में होगा। 14th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, हर 2 साल में होता है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये है। अब इसके बारे में जब मैं कभी डिस्कस करूंगा तो पूरा बताऊं कि मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में डिसीजन जो आते हैं कैसे आते हैं, क्या ये बाइंडिंग है या नहीं है, ये मैं आपको अगले सीरीज में बता दूंगा, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जहाँ पे इंडिया ने एफ्टा से, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। आपको पता है इसमें कौन कौन से कंट्री है, स्विट्जरलैंड है, लिंचेस्टेनिया है, आइसलैंड है, ये देखो नॉर्वे है। ये सब कंट्री यूरोपियन यूनियन का जो है ना, यूरोपियन यूनियन उसका पार्ट नहीं है। ये सब कंट्री यूरोपियन यूनियन के पार्ट नहीं है ये लोग, इसीलिए इन्होंने अपना यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाया, ठीक है। इन सब में से हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है ना स्विट्ज़रलैंड के साथ होता है। क्यों, हम स्विट्ज़रलैंड से बहुत ज़्यादा गोल्ड परचेज करते हैं, हम स्विट्ज़रलैंड से बहुत ज़्यादा अमाउंट पे सोना परचेज करते हैं, गोल्ड, ठीक है। ये नहीं कि स्विट्ज़रलैंड सबसे ज़्यादा रिजर्व है गोल्ड का, नहीं, स्विट्ज़रलैंड खरीदता है बेचता है, लेकिन सस्ते दाम में बेचता है, ठीक है, इसीलिए हम उससे ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि हमारा कैसे ट्रेड बढ़ सकता है। अनसर्टेन, जब दुनिया में ट्रेड अनसर्टेनिटी चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ लगा हुआ है, उसको कैसे EFTA काउंटर कर सकता है, EFTA उसको कैसे काउंटर कर सकता है, ये सब बातें की जा रही है, ओके। नेक्स्ट मूव, ट्रंप 100 फी फॉर H1B वर्कर वीजा चैलेंज इन द कोर्ट।
मैंने H1B वीज़ा के बारे में बताया, मैंने LB वीज़ा के बारे में बताया, L1B वीज़ा के बारे में बताया, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में आपको बता दिया ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। H1B वीज़ा क्या होता है? जो IT फील्ड में या मेजरली हाई प्रोफाइल जो जॉब होता है ना, उनके लिए, अगर मैं TCS हूँ, मैंने किसी भी इंडियन, अमेरिकन, किसी को इंडियन या फिर अफ्रीकन या फिर जापानीज़ को अपने कंपनी में ऐसा जॉब रखना है अमेरिका के ब्रांच में, तो मुझे सरकार को $1 लाख वन टाइम ऐसा फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा तो ही मैं उसको रख सकता हूँ। वन टाइम $1 लाख बहुत ज़्यादा होता है। पहले क्या था? $2000 था, $2000। अब ये देख लो ये कितना होता है, ये इंडियन रुपीज़ में 88 लाख रुपये होता है। ये 88 लाख रुपये होता है, ये बहुत ज़्यादा है। और कहा $2000, ठीक है। तो पहले इतना, लेकिन ये एनुअली होता था, ये वन टाइम है। लेकिन वन टाइम में भी देखिए मोस्टली हम 4 या 5 साल के लिए हायर करते हैं, 4 ईयर्स के लिए हम हायर करते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट्स को, या फिर मैक्सिमम 10 साल के लिए। तो उससे भी आप इसको देख लो, इसको 10 से ये करो तो कितना होता है? $20,000 होता है, $20,000। और कहाँ $1 लाख, समझे। और L1B वीज़ा क्या होता है? L1B वीज़ा क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक तरह का लूप होल है, H1B वीज़ा का लूप होल है। इसमें क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे ये एक्सपर्ट आदमी है, इस एक्सपर्ट आदमी को अपने कंपनी में इसको एम्प्लॉय देना, तो मैं क्या करूँगा, मेरा और ब्रांचेस हैं, उसमें पहले इसको एम्प्लॉय कर दूँगा और मुझे मैंडेटरली 1 साल तक उसको वहाँ पे परमानेंट काम करना पड़ेगा। 1 साल बाद मैं उसको ट्रांसफ़र कर लूँगा अपनी कंपनी में। इसका क्या चार्जेस है? इसका भी वही $2000 है। तो ये एक तरह से लूप होल है। तो अभी यही चैलेंज होने वाला है कोर्ट में, US के फेडरल कोर्ट में। ओके, नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम एस्ट्रोसैट का। एस्ट्रोसैट ने हमारे इंडिया में क्या कंट्रीब्यूशन किया है, कब लॉन्च हुआ था? ये 28 सितंबर 2015 को लॉन्च हुआ था। इंडिया का फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी। बहुत से आप देखते रहोगे कि देखिए हम ऑब्जर्वेटरी लॉन्च करते हैं तो कौन कौन से ऑब्जर्वेटरीज रहते हैं? ऑब्जर्वेटरीज रहते हैं तो कौन कौन से रहते हैं? हम अर्थ ऑब्जर्वेटरी लॉन्च करते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेटरी, जिसमें क्या रहता है, मोस्टली जो मौसम जो आप देखते हो, क्लाइमेट बताता है, क्लाइमेट, वेदर के बारे में बताता है, ठीक है, वेदर के बारे में बताता है अर्थ ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, एनिमल्स के बारे में बताता है, ठीक है, सर्वे वगैरह करने में ये काम आते हैं। लेकिन इंडिया का फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी जिससे हम स्पेस को देख सकेंगे, स्पेस ऑब्जर्वेटरी फर्स्ट, समझे। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, ठीक है, और इससे बहुत अच्छे अचीवमेंट किए। अब देखिए ये अल्ट्रा वायलेट ये इमेजिंग था, ठीक है। ये क्या है, इसके पेलोड से मतलब एस्ट्रोसैट क्या क्या काम करता था स्पेस में, तो ये है अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग। लेट मी टेक द डार्कर कलर। अल्ट्रा वायलेट ये इमेजिंग ये क्या करता था, गैलेक्सीज ढूंढता था, ठीक है, जो भी गैलेक्सीज वगैरह स्पेस में है उसको ढूंढने का काम करता था, ठीक है। अब ये जो है लार्ज एक्सरे प्रोपोर्शनल, ये जो है ना, ये गामा रे नेब्यूलास को ढूंढने का काम करता था, गामा रे, ठीक है, गामा रेज को ढूंढने का काम करता था, एक्सरेज को ढूंढने का काम करता था, उनको नेब्यूलास को ढूंढने का काम करता था, ये गैलेक्सीज को ढूंढने का काम करता था, ठीक है। और ये सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप ये थर्मल एमिशन को ये करने का काम करता था कि कहाँ पे थर्मल है, मतलब कहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, कहाँ पे स्पेस में कहाँ ठंडी ज़्यादा है, वीनस में क्या एनवायरनमेंट है, ये सब स्पेस में किस तरह का एनवायरनमेंट चल रहा है, ये सब डिस्कस करता था पूरा एस्ट्रोसैट। ये इसके पेलोड्स हैं, कौन कौन है, अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ठीक है, गैलेक्सीज वगैरह ढूंढने का काम, लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर लैक्सपेक। ये कब लॉन्च हुआ था, मैंने आपको पहले बता दिया, 28 सितंबर 2015, मतलब 10 साल हो चुके हैं इसको लॉन्च हुए, और इसने बहुत अच्छे अचीवमेंट वाले काम किए। स्कैनिंग स्काई मॉनिटर ये सब इसके पेलोड्स है, ठीक है। अ डिकेड अमंग स्टार्स, इंडिया फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट, कंप्लीट 10 ईयर्स। अब ये देखिए यहाँ पे एस्ट्रोसैट का कुछ ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं
एस्ट्रोसैट का इसरो का जो इसरो ने ये इमेज लॉन्च किया है उसमें ये क्या था, ओके। एस्ट्रोसैट लॉन्च PSLV C30 में इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। अभी कौन सा चल रहा है, PSLV C60 चल रहा है अभी, मतलब हमने बहुत से लॉन्च कर लिए हैं। सक्सेसफुल लॉन्च इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। एस्ट्रोसैट सितंबर, ये डेट दिया हुआ है। इसका मिशन क्या था, साइंटिफिक मिशन एंडेवर द मोर डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स के बारे में खोजना, ठीक है। वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ द एस्ट्रोसैट मिशन इज दैट एनेबल साइमल्टेनियस मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ होता है ना, जो मैंने आपको बोला ना, ये क्या करता है, ये गामा रेस को डिटेक्ट करता है, गामा रेस को। तो इसी में आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ ये होता है, देखिए ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये है क्या, वेवलेंथ। और ये क्या है, ये कितने देर में आ रही है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये है वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। और डिस्टेंस जैसे जैसे कम होता है, मतलब कितनी बार ऊपर नीचे हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या आता है, रेडियो वेव्स आता है, ओके। यहाँ पे मेजरली मोबाइल वगैरह, टावर वगैरह, ये होता है रेडियो वेव्स, ठीक है। अपने इंडिया में भी एक रेडियो वेव्स है, एक या बहुत से रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव्स, टेलीस्कोप, माइक्रोवेव आता है, इंफ्रारेड वेव्स आता है। उसके बाद क्या आता है, विजिबल लाइट। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं विजिबल लाइट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट। यहाँ पे हम जो देखते हैं वो, हम ना रेडियो वेव्स को देख सकते हैं, ना ही माइक्रोवेव को देख सकते हैं, ना इंफ्रारेड को देख सकते हैं, ओके। हम सिर्फ इस लाइट को देख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है क्या, एक्स रेस, यूवी रेस। यहाँ पे आता है, ये आता है यूवी रेस, एक्स रेस। अब ये आता है गामा रेस। बहुत ही डेडली होता है गामा रेस। यूवी रेस क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट। जो सूरज से जो यूवी रेस आते हैं ना, अगर अभी जो अपना सूरज की रेस अगर डायरेक्ट अपने स्किन पे पड़े तो हमारे स्किन कैंसर्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये यूवी रेस को रोकने का काम कौन करता है, आपने ये थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में ये है, क्या मैं नाम भूल रहा हूँ, स्ट्रेटोस्फीयर, यूवी रेस, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करता है, किससे, यूवी रेस से डायरेक्ट। ये है ओजोन लेयर, ओके। तो ये है अपना स्पेस ऑब्जर्वेटरी, जिससे हम गामा, जो ये है ना, गामा रेस को ढूंढने में मदद करता है। तो इससे आप स्पेस को समझिए कि ये स्पेस को ढूंढने में मदद कर रहा है, स्पेस के बारे में जानने में मदद कर रहा है हमें, ठीक है। स्पेस के बारे में, हमें सूरज के बारे में, अभी सूरज के बारे में जानने के लिए हमने क्या किया, सूरज के बारे में जानने के लिए हमने आदित्य L1 मिशन का यूज़ किया। हमने किसका यूज़ किया है, आदित्य L1 मिशन का, आदित्य L1 मिशन। ये कहाँ पे है, लैग्रेंज पॉइंट 1 पे है। आपको पता है लैग्रेंज पॉइंट 1 क्या होता है, देखिए इमेज नहीं, मैं आपको डायरेक्ट ये बताता हूँ। ये है सूरज, ठीक है, ये है पृथ्वी। अब ये देखिए, अब अगर कहीं भी अगर हम सैटेलाइट यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे, तो सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स को खींच लेगा। यहाँ पे रख देंगे तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स को खींच लेगा, गिर जाएगा। लेकिन लैग्रेंज पॉइंट एक जगह है, ठीक है, ये है स्ट्रेट, लैग्रेंज पॉइंट एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहता है पूरा कम रहता है। ये है लैग्रेंज पॉइंट 1, ये है लैग्रेंज पॉइंट 2, ये है लैग्रेंज पॉइंट 3, लैग्रेंज पॉइंट 4, लैग्रेंज पॉइंट 5।
यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स मिनिमम रहता है, मतलब यहाँ पे अगर आपका है तो ग्रेविटी की वजह से इफेक्ट नहीं करेगा। तो हमारा जो आदित्य L1 मिशन है ये यहाँ पे है, ठीक है, हमारा आदित्य L1 मिशन यहाँ पे है लैग्रेंज पॉइंट 1 में। ओके, तो और भी मिशन हमने लॉन्च किया है, आदित्य L1 मिशन हो गया। अभी हमने एक्सपोसैट यूज़ किया, एक्सपोसैट जो हमने एक्सरे, अभी मैंने आपको बताया ना, ये रहा एक्सरे, ये रहा एक्सरे, इसको पढ़ने के लिए हमने एक्सपोसैट यूज़ किया। हमने स्पेडेक्स मिशन भेजे, तो स्पेस को जानने के लिए हमने अलग अलग मिशन भेजे, तो उसमें से एस्ट्रोसैट सबसे पहला मिशन था, ठीक है। यहाँ पे बताया PSLV C30 से भेजा था, ड्राई मास इतना है, इसका वेट वगैरह बताया गया है। ओके, मिशन लाइफ 5 साल का था लेकिन 10 साल कंप्लीट किया, सोचिए, मतलब इंडिया में जो बनता है ना बहुत कमाल का चीज़ बनता है, मतलब टिकाऊ चीज़, चाइना की तरह नहीं, आज चला तो शाम तक, नहीं तो चांद तक, वही रहता है। कहाँ से लॉन्च हुआ था? सतीश धवन स्पेस, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आपको पता है ना, कोल्लेरू लेक के पास, कोल्लेरू नहीं, पुलिकट लेक के पास। कहाँ पे? पुलिकट लेक के पास, पुलिकट लेक के पास है अपना श्रीहरिकोटा, ठीक है। ये देखिए मैंने बोला नेब्यूला को फॉर्म करने का काम कौन करता है? नेब्यूला को ढूंढने का काम ये गामा रेस वगैरह हो गया, गैलेक्सीज, नेब्यूला, गैलेक्सीज, इनको ढूंढने का काम करता है। ये देखिए इसको ढूंढता है, नेब्यूला को ढूंढता है, यही अपना एस्ट्रोसैट ढूंढता है, ठीक है। अपना क्या ढूंढता है? ये रेड जायंट को ढूंढता है, प्लैनेटरी नेब्यूला ढूंढता है, न्यूट्रॉन स्टार्स को ढूंढता है। कहाँ पे न्यूट्रॉन स्टार है? कौन ढूंढता है? एस्ट्रोसैट ढूंढता है। किसकी मदद से? इसकी मदद से, अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ओके, नेक्स्ट ये अचीवमेंट्स है, की अचीवमेंट ऑफ एस्ट्रोसैट। ये क्या है? की अचीवमेंट्स ऑफ एस्ट्रोसैट, डिटेक्टेड एक्सरे पोलराइजेशन फ्रॉम द क्रैब नेब्यूला। क्रैब नेब्यूला एक तरह से नेब्यूला है, ये रहा नेब्यूला, प्लैनेटरी नेब्यूला, इसी के टाइप का क्रैब नेब्यूला, उसको ढूंढा, ठीक है। ऑब्जर्वेटरी यूवी एमिशन फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज एंड स्टार क्लस्टर, जो स्टार्स कोलाइड होते थे उसको ढूंढता था, उससे जो ग्रेविटेशनल वेव निकलता था, ग्रेविटेशनल वेव्स आपको पता होगा, ग्रेविटेशनल रिपल्स होते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं, उसको ढूंढने का काम किया था। स्टडीज ब्लैक होल, बाइनरीज एंड देयर वेरिएबिलिटी, ब्लैक होल के बारे में ढूंढना, ब्लैक होल के बारे में आप लोग को पता है M58 एक ब्लैक होल है, M58 ब्लैक होल है। पेगासस भी एक ब्लैक होल है, ठीक है। गामा रेस को ढूंढने का काम किया, मैंने आपको बताया गामा रेस को ढूंढने का काम किसने किया था? गामा रेस को, देख रहे हैं इसको, ये इसके स्टडीज है। एनेबल साइमल्टेनियस मल्टी बैंड ऑब्जर्वेशन, मल्टी बैंड आपको पता है ना, एक होता है S बैंड होता है, S बैंड होता है, L बैंड होता है, L बैंड होता है, और क्या क्या होता है? L बैंड हो गया, X बैंड हो गया, X बैंड हो गया, फिर क्या हो गया? Q बैंड हो गया, Q बैंड हो गया, का बैंड हो गया, ठीक है। ये सब अलग अलग बैंड हो गए, अलग अलग चीज़, जैसे S बैंड ज़्यादातर मतलब लूनार स्पेस पता करता है, पानी का ये पता करता है। S बैंड, L बैंड, इनका जो गीगाहर्ट्ज़ होता है GHz, ये डिफर करता है, सबसे लोवेस्ट S बैंड में, सबसे हाईएस्ट का बैंड में, समझे? ये होता है बैंड्स। नेक्स्ट नॉलेज नगेट्स, जनरेशन ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी अ मस्ट नो। अभी अपने इंडिया में ऑल ओवर जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो? 5G, 4G, 3G तो यूज़ नहीं करोगे, गारंटीड है, ओके। तो आप अभी 5G यूज़ करते हैं, जस्ट सपोज आप 5G फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। डेवलपमेंट कैसे हुआ? क्या आपको डायरेक्ट 5G मिल गया? नहीं ना, स्टार्ट कहाँ से हो? 1G, 2G, 3G, 4G, 1980s से 1G शुरू हुआ। एनालॉग वॉइस कॉल मोबाइल कनेक्टिविटी, एनालॉग पता है ना, जस्ट कॉल, मतलब जो आपका बोलने का है, आपने वो सुना होगा जो पुलिस ऑफिसर्स के पास वॉकी टॉकी रहता है, आपने सुना होगा ना, ये एनालॉग मोस्टली यूज़ करता है, सिर्फ बोलने का, मतलब सिर्फ बातचीत होगा और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। All the data has been erased.
ऑल द डेटा हैज़ बीन इरेज्ड, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको एटलीस्ट ये मिल जाए। ओके, आपको एटलीस्ट ये मिल जाए। नगेट्स ये रहा, ओके ये रहा नगेट्स। थैंक गॉड अभी डिलीट हुआ, मेरे पास डेटा अवेलेबल से, वरना मैं बता ही नहीं पाता डेटास। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि पहले क्या आया, पहले 1G आया, वॉकी टॉकी आपने सुना होगा, पहले यही आया वॉकी टॉकी। सेकंड आता है, मतलब इसमें से क्या कर सकते, बोल सकते थे, बातें कर सकते थे फ़ोन में। सेकंड आता था डिजिटल वॉइस कॉल, टेक्स्ट मैसेजिंग। अभी जो आप व्हाट्सअप वगैरह यूज़ करते हो ना, व्हाट्सअप वगैरह जो आप यूज़ करते हो, ये मेजरली सिर्फ टेक्स्ट कर सकते हो। विकिपीडिया पे सिर्फ आप पढ़ सकते थे, विकिपीडिया पे आप सिर्फ पढ़ सकते थे, कुछ लिख वगैरह ये सब नहीं सकते थे, वीडियो चैट नहीं कर सकते थे। टेक्स्ट, बेसिक डेटा सर्विस, बेसिक नॉर्मल सी चीज़ें सर्विस देता था। ठीक है, नॉर्मल सी सर्विस देता था। नेक्स्ट फिर 3G आया 2000 में, 3G फ़ोन। ठीक है, 3G आया, मोबाइल ब्रॉडबैंड, यहाँ पे मोबाइल लॉन्च हुए, यहाँ पे आपको नोकिया, सैमसंग ये सब फ़ोन लॉन्च हुए। इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन्स, ठीक है, यहाँ पे आपको फ़ोन लॉन्च हुए। ठीक है, ये आपको सादा वाला फ़ोन नोकिया 3310, ये वाले फ़ोन यहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ आप सांप सीढ़ी वाला गेम खेल सकते थे। ठीक है, अब 2010 में 4G आया, फास्ट मोबाइल ब्रॉडबैंड, यूजेस इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP, वर्ल्ड वाइड वेब, डेटा कनेक्टिविटी, ये सब आने लगा। फिर आया 2020 में 5G, अभी जो 5G का दौर चल रहा है। ठीक है, एनहेंस मोबाइल ब्रॉडबैंड, मतलब ये स्पीड बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या मतलब 5G में क्या यूज़ करने वाले हैं हम, देखिए वेब पहले 1.0 आता था, वेब 2.0, अभी वेब 3.0 आया नहीं है, आने वाला है। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटा, ये वेब के बारे में आपको पढ़ाऊंगा कभी। ठीक है, बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन जाता है इसमें वेब के बारे में। ठीक है, अभी ये वेब 3.0 में पहुंचे भी नहीं है, वेब 3.0 में चल रहा है, लेकिन हम डेटा में अभी हम 6G का ट्रायल कर रहे हैं। 6G, चाइना तो 6G कर भी चुका है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये डेटा बताता हूँ कि ये वाले जो इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ था। ठीक है, ये नहीं, ये ओके 1G 2G, ये 2G हो गया, ये हो गया 3G, 3G कहाँ गया, ये रहा 3G, 3G, ये है 4G, 4G, ये है 5G। ठीक है, एक और आता था 6G आ रहा था, 6G मैं यहाँ से ले लेता हूँ, 6G को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ओके, लेट मी, यहाँ से मैं 6G को ले लेता हूँ, ये 5G है और ये रहा 6G। ठीक है, ऐसे रख देता हूँ, ये है 6G। अब देखिए 1G में क्या था, एनालॉग था, सिर्फ क्या बातें। AMPS, एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम, AMPS की यूज़ कर सकते। टेक्नोलॉजी क्या था, AMPS, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, UPSC या अदर स्टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। कंट्री ऑफ ओरिजिन USA में, आपको पता है इंटरनेट कहाँ पे ओरिजिन हुआ, 1970s में USA में ओरिजिन हुआ, वो भी मिलिट्री बेस में, मिलिट्री बेस में क्या इंटरनेट ओरिजिन हुआ। वो सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ मिलिट्री का डेटा एक्सेस करने के लिए इंटरनेट को खोजा गया था। ओके, सिर्फ वॉइस कॉल, आप सिर्फ नोकिया 3310 से सिर्फ बात कर सकते थे। एनालॉग ट्रांसमिशन, पुअर सिक्योरिटी, खाली बात करें, जो ये वॉकी टॉकी रहता है ना, सिर्फ उससे बात कर सकते थे, उसके अलावा कुछ नहीं। नो SMS डेटा ट्रांसफ़र, कोई ये मैसेजिंग वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, मोटोरोला डायनाटेक मोबाइल, ये सब एग्जाम्पल था स्टार्टिंग का। ठीक है, मोटोरोला बोला था पहला फ़ोन सुनाते हैं। नेक्स्ट डिजिटल कम्युनिकेशन, 2G से स्टार्ट हुआ, मैसेजिंग वगैरह, व्हाट्सअप वगैरह 2G से स्टार्ट हुआ। GSM CDMA, ये इसका टेक्नोलॉजी था। एनालॉग टू डिजिटल, SMS MMS, वीडियोस वगैरह बनाना। ओके, बेटर वॉइस क्लैरिटी एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के साथ देने लगा। SMS, कॉलर ID, बेसिक इंटरनेट,
सिर्फ आप सर्च कर सकते थे, ठीक है। वीडियो उसमें यूट्यूब उतना प्रचलित नहीं था कि वीडियो देख सकते, नहीं, सिर्फ सर्च कर सकते हैं कि माउंटेन में कहाँ लैंडस्लाइड आया, वो सिर्फ सर्च कर सकते थे। ओके, ये 3G इंटरनेट एज, यहाँ पे इंटरनेट का शुरू होता है ओरिजिनल, ठीक है, यहाँ से ओरिजिनल इंटरनेट है। W3DM है, UMTS, ठीक है, 2 Mbps जो इंटरनेट का स्पीड था, 2 Mbps मेगाबाइट पर सेकंड। वीडियो कॉलिंग यहाँ से शुरू हुआ। मोबाइल ऐप्स, GPS, फास्टर वेब, जो GPS है ना, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम USA का है, ठीक है। QZNS किसका है? QZNS आई थिंक जापान का है। चाइना का क्या है? बीडो है। रशिया का है? ग्लोनास है। इंडिया का क्या है भाई? मैं इंडिया का भूल गया। इंडिया GPS इंडिया GPS एंड अदर। नाविक है इंडिया का। इंडिया क्या है? नाविक सिस्टम है। नाविक का क्या है बताओ? नाविक में जो अपना इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया का बॉर्डर से 1500 किलोमीटर और एक्स्ट्रा लेगा, उसी का सिर्फ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम देगा, उसके अलावा नहीं देगा नाविक, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा। अब देखिए क्या है? GPS USA का, ग्लोनास रशिया, गैलीलियो EU का, बीडू चाइना का, और QZNS है। एक QZNS है, यहाँ पे शायद से लिखा हुआ नहीं है। ओके, QZNS ये है जापान का। ओके, जापान का। अब आता है कौन सा? 4G आता है, ब्रॉडबैंड रिवॉल्यूशन, LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, अप टू 1 गीगाबाइट पर सेकेंड। HD वीडियो स्ट्रीमिंग, वोल्ट, मोबाइल पेमेंट, ऑनलाइन गेमिंग, स्मार्टफोन्स, OTT ऐप्स, OTT जो ना अमेजोन हो गया, ये सब आप 4G पे देखते हो। जियो 4G रिवॉल्यूशन, मोबाइल इंटरनेट इन इंडिया, जियो ने रिवॉल्यूशन सच में दिया है। 5G स्मार्ट कनेक्टेड एरिया, अभी जो आप यूज़ करिए 5G फ़ोन से, 5G NR, न्यू रेडियो, 20 गीगाबाइट पर सेकेंड, मैसिव IoT क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग, जो बोलते हैं ना, हेलो सिरी ये काम कर दो, बोलते हैं ना, ये है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्मार्ट सिटी, ऑटोनोमस कार्स, और ये ऑटोनोमस कार वही अपना टेस्ला, ठीक है। इंडिया रोल आउट जियो एयरटेल ऑनवर्ड। अभी 6G आने वाला है, स्पीड क्या होगा? 100 गीगाबाइट पर सेकेंड, ये 20 गीगाबाइट पर सेकेंड, 100 मतलब मैसिव स्पीड, देख रहे हो। AI इनिशिएटिव, होलोग्राफिक कम्युनिकेशन। अभी आप कैसे बात कर सकते हो? अभी आप बात करते हो ना, हेलो, मतलब किसी से बात करते हो ऐसे। नेक्स्ट टाइम जब होलोग्राफिक बात करेगा, आदमी आपके सामने रहेगा, जो होलोग्राफिक रहता है, होलोग्राफिक, उससे आदमी आपके सामने, आप ऐसे डायरेक्ट बात, क्या है, कैसे हो। लेडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला। टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, पहले क्या आता था? गीगाहर्ट्ज़ आता था ना, अब टेराहर्ट्ज़ आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ स्पेस बेस्ड नेटवर्क, ओके। एप्लीकेशन, मेटावर्स, टैक्टाइल इंटरनेट, क्वांटम सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम नेटवर्क, ये सब प्रचलित होने वाला है 6G में, ठीक है। तो ये रहा आज का डेली हिंदी न्यूज़ और इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस, ठीक है। बाकी का जो भी रहा हम कल बताएंगे। ओके, धन्यवाद। आई डोंट थिंक कि कोई छूटा रहेगा, मैंने सारे क्लियर कर दिए। ओके, धन्यवाद।